वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगी और वो इम्पोर्टेंट टर्म है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक आपका कोरियोलिस फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है और कोरियोलिस फोर्स ये एक नई टर्मिनोलॉजी होगी यूजी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले डिस्कस करते हैं रोटेटिंग फ्रेम्स को। तो जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज होते हैं उनको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज हैं जो ये हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाते हैं। तो इनको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इनमें जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो वैलिड नहीं रहता। तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया है जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर इसके ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो मेरे ही चैनल पे जाके आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया और बेटर वे में मिल जाएगा। तो अभी हमें ये तो ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या चीज़ हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आज का जो अपना मुद्दा है हम उसी तक खुद को सीमित रखते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा हमारे पास S, और जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये वाला है जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है आपको। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि आपके फेस की तरफ जेड एक्सिस है जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका जो ऑब्जर्वर है वो ओ है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर देखिए, जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एक्स वाई एंड जेड हैं। तो जो जेड है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है और एंड इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर फेस। ठीक है, तो ये अपना रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका ऑब्जर्वर ओ है जैसा हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और ये मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो अनप्राइम्ड होंगे यानी कि हम उसके ऊपर डैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब मैं एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ जो कि इनिशियली एग्जैक्टली जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है वहीं लाई कर रहा है, बट बाद में उसमें रोटेशन होगी। तो क्लास यहाँ पे देखिए, मैंने एक रेड कलर के एक्सिस एग्जैक्टली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर दिखाए हुए हैं और यहाँ पे एक रिंग लगा दी है। तो ये रिंग है, इट इज़ कोरिस्पोंडिंग टू जेड एक्सिस ऑफ द रेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो, अब जो अपना ये जो रेड एक्सिस हमने रिप्रेजेंट किए हैं ये अपना एक्स डैश है और ये अपना वाई डैश है। तो ये भी एक्सिस हैं। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ठीक है, और इसका जेड एक्सिस है दैट इज अलोंग द जेड डायरेक्शन ऑफ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली इसमें बताया है कि ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर इसका ओ डैश है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर लिखेंगे उनके ऊपर हम क्या लगाएंगे, प्राइम लगाएंगे, डैश लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
अगर मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है, मेरे पास कोई भी पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया मैंने, और ये पॉइंट मान लो पी पॉइंट है। तो जो ऑब्जर्वर ओ इसके कोऑर्डिनेट्स मेजर करेगा वो होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। और जो ओ डैश ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो होंगे हमारे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। तो अब हम इनिशियली जो एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस ये एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे ही वाई एंड वाई डैश एक्सिस ये भी एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं। अब जो रेड वाला एक्सिस है, रेड वाले एक्सिस हैं ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हैं, तो कुछ टाइम बाद ये रोटेट हो करके अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेंगे। तो मैं इनको शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको। अब मान लो जो अपना रेड वाला है वो रोटेट करके इस डायरेक्शन में आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो वाई डैश है एक्सिस ये भी अपना रोटेट कर जाएगा, क्योंकि एक्स डैश एंड वाई डैश दीज विल रिमेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो आपका एक्स डैश जो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग था वो कहाँ पे चला गया, वो यहाँ पे आ गया, ये आपका एक्स डैश आ गया। और जो वाई डैश आपका पहले यहाँ पे था ये आपका मूव करके कहाँ पे चला गया, ये आपका यहाँ पर चला गया। देखिए अब अगर मुझे वेक्टर, अब अगर मुझे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है, ठीक है, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू, तो मेरा पोजीशन वेक्टर ये होगा, ठीक है। और इस पोजीशन वेक्टर को मैं लिख लेता हूँ, ये है मेरा वेक्टर आर, ठीक है। तो वेक्टर आर को आप कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर दिस विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग जे डायरेक्शन जे कैप प्लस कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग जेड डायरेक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं आप के कैप। क्लियर। अब अगर यही पोजीशन वेक्टर आर मुझे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश यानी कि एस डैश फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना पड़े, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा वेक्टर आर दिस इज इक्वल टू एक्स डैश, और इसकी जो डायरेक्शंस है ना, आप ये बात समझें, जो ब्लैक वाला अपना एक्स एक्सिस है इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। क्लियर। बट क्योंकि जो अपना एक्स डैश एक्सिस है ये तो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो जो यूनिट वेक्टर होगा हमारा आई डैश, ठीक है, ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जब आपका जो एक्स डैश एक्सिस है ये रोटेट करके, ये आपका रोटेट करके अगर इधर जाएगा, ठीक है, इधर चला गया, तो आपका आई कैप है उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ओके। अब देखिए क्लास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ आई कैप डैश आई कैप प्राइम ये डायरेक्शन आपकी चेंज होती रहेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर जो आई कैप डैश दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इसको टाइम से रिलेट करेंगे हम बाद में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए आगे। तो अगर मुझे आर वेक्टर लिखना पड़े,
इस एस डैश रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो मैं कैसे लिखूँगा, इट विल बी वाई डैश प्राइम लगाएंगे यहाँ पे, जे कैप प्राइम, जेड जेड डैश एंड के कैप प्राइम। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्लास, अब ये जो भी पॉइंट्स हैं मैं एक बार इनको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, क्योंकि इस टाइप की एक्सप्लेनेशन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बात बताई है कि जो हमारा आई कैप है और जो हमारा जे कैप है, आई कैप एंड जे कैप, ये हमारे फिक्स एक्सिस हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ यहाँ पे, बिना लिखे बात बनेगी नहीं। तो देखिए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये हमारे फिक्स एक्सिस हैं और ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बिलोंग कर रही हैं। तो इसका मतलब समय के साथ इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन रोटेटिंग है। यहाँ पर हमारा ओमेगा जो है वो 0 है, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन में अगर कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ आई कैप with respect to time that will be 0, and similarly you can write d। तो देखिए ये बेसिक सी बात है, ठीक है। तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हमारे फिक्स एक्सिस हैं। अब जो दूसरे एक्सिस हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं। जो सेकंड अपना रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो एस डैश है ये हमारा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसके एक्सिस फिक्स नहीं है, ठीक है। ये मूव कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, मूविंग है, ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी इस बात को समझते हैं हम। अगर मान लो ये मेरा आई कैप है, सपोज दिस गैप इज़ यूनिट गैप, और ये है मेरा आई कैप डैश प्राइम, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ये घूम करके इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये अभी इसकी न्यू पोजीशन हो गई। तो मैं इसको लिख लेता हूँ आई कैप डबल प्राइम, ये सेकंड पोजीशन है इसकी। तो अब अगर मैं ये जो टिप है, ये सपोज मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। एंड ए एंड बी आर क्लोज टू ईच अदर, तो मैं इसको एक वेक्टर एज्यूम कर सकता हूँ इस आर्क को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डी आई कैप डैश, चेंज इन आई कैप, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एंगल कवर किया है, ये इस एंगल को मान लेता हूँ मैं, ये एंगल है मेरा डी थीटा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ करूँगा और थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री का यूज़ करूँगा। तो ज्योमेट्री क्या कहती है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं और डी थीटा मान लो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आते हुए जो टाइम लगा है वो है डी टी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो ये हो गया मेरा डी आई डैश बाई रेडियस, और रेडियस क्या है अपनी आई कैप प्राइम, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दें एंड यू विल फाइंड, you can get idea that d I cap prime
बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आई कैप प्राइम। ओके, तो इतनी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें हमें ये पता लग गया कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आई कैप प्राइम है, जे कैप प्राइम है, अगर वो एक्सप्रेशन में कहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी नोट कर देता हूँ। तो एस डैश है अपना, वो एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, कॉपी। एक तो ये बात है, और दूसरी बात हमें ये पता लगा हाउ यू विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रोटेटिंग यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ये पता लग गया। तो इसी तरीके से अगर मुझे लिखना पड़े डी जे कैप प्राइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिफ्रेंशिएशन आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा क्रॉस जे, जे कैप प्राइम, और एक आपको मिलेगा डी के कैप प्राइम बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इंटू के कैप प्राइम, ठीक है। तो अब देखिए, अब बिल्कुल ऊपर आ जाइए। हमने अभी तक सिर्फ पोजीशन वेक्टर्स को लिखा है, और इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और फिर आप फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, फिर फाइंड आउट करेंगे एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन के बाद आप फाइंड आउट करेंगे फोर्स, और फोर्स दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका अलग अलग पाएगा, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस नहीं होते, और जो फिक्टिशियस फोर्सेज हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पोजीशन वेक्टर हैं। तो ये जो इक्वेशंस हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P इन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस S एंड मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश, ये दोनों मैंने लिख लिया। तो कायदे से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन A एंड B को, तो आप देख पा रहे हैं ये भी R है आपका और ये भी R है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास आ गया x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, दिस विल बी इक्वल टू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में r की वैल्यू हमारी ये है, तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, दिस इज x डैश आई कैप प्राइम प्लस y डैश एंड j कैप प्राइम प्लस z डैश के कैप प्राइम। देखिए, अब पोजीशन वेक्टर के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है अपना वेलोसिटी। तो अगर अब हम क्या करेंगे, हमें पता लगा कि जो r है वो सेम ही है, एक ही पॉइंट का है स्पेस में, एक पर्टिकुलर पॉइंट का है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर दोनों के लिए हमारे बराबर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उन दोनों का ओरिजिन सेम ही है। यहाँ पर देखिए, ये इनका ओरिजिन है, ठीक है। तो आपका जो O है एंड O डैश वो एक ही पोजीशन के ऊपर है, और जो पॉइंट P है वो भी स्पेस में एक ही है। तो इसका मतलब जो आपका पोजीशन वेक्टर है R, वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक है, बट
पोजीशन वेक्टर आर का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना है, देखिए ये हो गया, ठीक है। एंड पोजीशन वेक्टर आर का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश ये अलग है, समझ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या बात यहाँ पे समझने की है, कंपोनेंट्स ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस विल नॉट बी सेम एज इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स डैश एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का। एंड सिमिलर वे द कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग दिस एक्सिस जे एक्सिस, कहने का मतलब ये वाला जो है ये, ठीक है, इसका आर का कंपोनेंट जे के अलोंग एंड आर का कंपोनेंट वाई के अलोंग, ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, समझ आ रही है। बट देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो वो मेरा सेम होगा, क्योंकि वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर एक ही है, ठीक है। तो इसको भी लिख दूं मैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, this will be equal to x dash square plus y dash square plus z dash square under the root। क्लियर। तो अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ इनकी तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए वेलोसिटी विल बी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेलोसिटी होगी मैं उसको लिख लेता हूँ, it will be vs and vs will be equal to dx by dt I cap plus dy by dt into j cap प्लस dz बाई dt इंटू के कैप। क्लियर। हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो ये होगा हमारा वी एस डैश, दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्राइम आई कैप प्राइम प्लस वाई प्राइम जे कैप प्राइम प्लस जेड प्राइम के कैप प्राइम। अब यहाँ पे समझने की बात है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने एक्स डैश बाई डी टी आई प्राइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई इट सेल्फ इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट रूल लगा करके और इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वी एस डैश आपका डायरेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस थिंग अगेन। अब मैं इस इक्वेशन को उठा लेता हूँ और इसके ऊपर डी बाई डी टी लगाएंगे, ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ, पेस्ट। देखिए अब डी बाई डी टी लगाते हैं यहाँ पे। तो पहला है जो मेरा, यहाँ पे मैंने लगा दिया डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस
डी बाई डी टी ऑफ वाई जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ जेड के कैप, एंड this will be equal to d by d by dt of x prime I cap prime plus d by okay, so d by dt of y prime j prime cap, and then you have last factor that is d by dt of z prime k cap prime। क्लियर। अब अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो इस पहले फैक्टर को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी को हम जनरलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारे पास आएगा डी एक्स बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस एक्स को एज इट इज रखा एंड डी आई कैप बाई डी टी। पर समझिए एक बात को, यहाँ पर जो डी आई कैप है वो यूनिट वेक्टर है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये वाला, और ये वाला फिक्स है, तो टाइम के साथ इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये देखिए डी आई कैप बाई डी टी ये हमारा 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए आगे वाले फैक्टर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और ये हमारा फैक्टर बनेगा 0, ठीक है। तो प्लस अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ जेड, और यहाँ पर आ जाएगा के कैप। अब यहाँ पे अपना गेम है सारा, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, मेरे पास पहला फैक्टर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स प्राइम बाई डी टी आई कैप प्राइम प्लस आगे आएगा एक्स डैश इंटू डी आई कैप प्राइम बाई डी टी। तो इस तरीके से सारे फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास, लेक्चर की लेंथ थोड़ा सा लंबी हो रही है और मुझे भी नींद आ रही है, बट हैव पेशेंस, ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अब ये देखिए आप, यहाँ पर ये हमारी अलग चीज़ आ रही है, ये अलग चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ ऊपर, ये देखिए डी बाई डी टी ऑफ आई कैप प्राइम, इसकी वैल्यू हमारी ये होगी डी जे कैप प्राइम बाई डी टी, इसकी वैल्यू हमारी ये होगी। ये मैंने एक सिंपल मेथड आपको सजेस्ट किया है, किस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हैं, इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब मैं इस वैल्यू को अगर लिखूँ तो मैं जो ये पहले फैक्टर्स हैं इनको अलग कर लेता हूँ, बाकी वाले बाद में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरा डी एक्स प्राइम बाई डी टी इंटू आई कैप प्राइम प्लस डी वाई प्राइम बाई डी टी इंटू जे कैप प्राइम प्लस डी जेड प्राइम बाई डी टी इंटू के कैप प्राइम। तो देखो ये फैक्टर तो अपना बन गया वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फिर एक फैक्टर और बचता है अपना, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ये आ गया अपना। तो ये देखिए मैंने ये सारे फैक्टर्स अलग लिख लिए हैं, और देखिए
ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू होगी ओमेगा क्रॉस आई कैप। ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू होगी ओमेगा क्रॉस जे कैप। इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा क्रॉस के कैप। तो 10 मिनट पहले मैं ये बता चुका हूँ ये वैल्यूज आपको कैसे निकालनी है। ये देखिए यहाँ से निकालेंगे, ये एक बहुत इजी वे है इस चीज़ को समझने का, ठीक है। तो आगे देखो, अब मैं इन वैल्यूज़ को पुट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये बताइए आप। दिस फैक्टर, द part on the left hand side of this equation will give you the velocity in stationary frame of reference as frame of reference। और आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट है ये आपको देगा वेलोसिटी। दिस विल गिव यू द वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखिए दिस विल बी प्लस। अब देखो ओमेगा हर एक में कॉमन है तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ओमेगा, और ओमेगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस मेरे पास रह जाएगा फिर एक्स प्राइम आई कैप प्राइम, ठीक है। ये प्राइम आएगा इनके साथ, सबके साथ, एंड प्लस वाई प्राइम जे कैप प्राइम प्लस जेड प्राइम के कैप प्राइम। एंड व्हाट इज़ दिस, ये वेक्टर आर की वैल्यू है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी एस, वेक्टर वी एस, दिस इज इक्वल टू वी एस डैश। देखो फिर एक चीज़ छोड़ दी, यहाँ पे भी प्राइम आएगा। तो ये है अपना वी एस प्राइम प्लस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम एच डैश क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर आर। ये वैल्यू वेक्टर आर की है, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल रिलेशन हमने फाइंड आउट किया, थोड़ा लेंथी है बट इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखें। अब देखिए, अब ये जो ऊपर वाला मामला है सारा का सारा, और ये हमने किसके ऊपर लगाया, यहाँ से अगर मैं एक जनरल ऑपरेटिंग इक्वेशन बनाऊँ, ठीक है, तो मैं क्या बना सकता हूँ, ये देखो वी एस को हमने कैसे लिखा था, देखिए यहाँ पे आ जाओ। वी एस को मैं यूँ लिख सकता हूँ, वी एस दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। अगर मुझे लिखना पड़े वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैं लिख सकता हूँ भाई जो डी आर बाई डी टी है, हाउ इट इज़ चेंजिंग इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को मैं वहाँ पर देखो मैं कैसे एडजस्ट होंगी। तो यहाँ पे देखिए, अब इन वैल्यूज़ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे वी एस की वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
क्लियर। दूसरा है अपने पास हमें वी एस डैश की वैल्यू रखनी है, तो ये देखिए रेड कलर में यहाँ पे नोट कर रखी है। दिस इज डी रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एंड देन यू हैव प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ये जो इक्वेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। और देखिए ये इक्वेशन आपको क्या सजेस्ट कर रही है कि आपने एक ऑपरेटर को वेक्टर आर के ऊपर ऑपरेट करवा दिया है। देखिए यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर, ठीक है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, मैं डी बाई डी टी इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ डी बाई डी टी इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रॉस पोजीशन वेक्टर, सॉरी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर हमारा ऑपरेट हुआ है आर के ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरह से ऑपरेटर इक्वेशन यहाँ से हमारी बन जाती है। तो ऑपरेटर इक्वेशन देखिए क्या बनी। तो देखिए जो ऑपरेटर इक्वेशन है, ऑपरेटर इक्वेशन का काम क्या रहेगा। ऑपरेटर इक्वेशन विल कनेक्ट द पैरामीटर्स ऑफ रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद दैट ऑफ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So this equation will be d by dt in rest frame of reference, d by dt in moving frame of reference प्लस ओमेगा क्रॉस, और यहाँ पे वो पैरामीटर रखेंगे। तो क्लास देखिए डॉट 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 के जगह वो पैरामीटर रख देंगे हम जो हमें कनेक्ट करनी है। तो अगर यहाँ पे आर रखेंगे तो आर आ जाएगा, और अगर वेलोसिटी रखेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए अब हमने वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन को अगर आपको कनेक्ट करना है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम इस ऑपरेटर इक्वेशन का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड दिस इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ पे समझने की बात क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मुझे कनेक्ट करना है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन को और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन को। मान लेता हूँ मैं जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मेरा रेस्ट में है, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है मेरा ए एस, और जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा एस डैश है, यानी कि ये रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। इसमें जो एक्सेलरेशन है मैं उसको लिख लेता हूँ ए एस डैश, ठीक है। तो अगर हमारा ए एस और ए एस डैश इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, क्योंकि अगर मैं दोनों के एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूं,
ए एस, अगर ये इक्वल आ जाए ए एस डैश के, मैं कह रहा हूँ अगर इक्वल आ जाए और मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या सजेस्ट करेगा, फोर्स इन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल टू फोर्स इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, तो देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। देखिए ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमारी ऑपरेटर इक्वेशन है एक तरफ तो, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस ऑपरेटर इक्वेशन को मैं एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये हमारी ऑपरेटर इक्वेशन है, और ऑपरेटर इक्वेशन आपको वेलोसिटी के ऊपर ऑपरेट करवानी है, और वेलोसिटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे वी एस और यहाँ पे भी लिख दिया वी एस। अब कहने को तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑपरेटर इक्वेशन जिसके ऊपर ऑपरेट होती है वो हमारा आर ही है। ठीक है, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर इन एस रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो वही रख दिया मैंने। अब आपको ये पता होना चाहिए वी एस की वैल्यू आपको क्या रखनी है, तो वी एस की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एस, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, इस वैल्यू को उठा लिया मैंने, कॉपी कर लिया और यहाँ पे रख दिया पेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखूँ एक साइड मुझे वी एस ही रखना है, यहाँ पे इस साइड को मैं एज इट इज़ रखूँगा, और यहाँ पर और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया पहला फैक्टर एज इट इज़ रखता हूँ मैं वी एस, यहाँ पे रख दिया मैंने डी टी, और ये है मेरा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब हम वी एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास ऑपरेटर है अपना डी बाई डी टी, और इसको ऑपरेट करवाना है वी एस के ऊपर, और वी एस की वैल्यू है ये इसको उठाओ डायरेक्टली यहाँ पे रख देता हूँ मैं, क्लियर। ठीक है और इसको क्लोज कर दो, और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये एस प्राइम वाले में है, प्लस अब आप रखेंगे यहाँ पे ओमेगा क्रॉस, अब आपको फिर से क्या रखना है वी एस, और वी एस की वैल्यू यही है, तो वी एस की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे ये हमारी वी एस की वैल्यू है। ओके, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। देखो तो ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको देगा एक्सेलरेशन, और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देगा, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला पार्ट, तो पहले इसके ऊपर ऑपरेट करवाओ। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा डी वी एस प्राइम बाई डी टी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, प्लस फिर मैं डी बाई डी टी को ओमेगा प्लस आर पे ऑपरेट करवाऊँगा, और प्रोडक्ट रूल का यूज़ करूँगा। तो पहले ओमेगा के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे, और ये आ जाएगा मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, इसका क्रॉस रहेगा हमारा वेक्टर आर के साथ, और ये सारा मामला
ये हमारा है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन किया, अब ओमेगा को कांस्टेंट रखो प्लस ओमेगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब आर का, तो क्रॉस डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी ये हमारा किस में है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया। आगे बढ़ो तो अब हमारे पास आएगा प्लस, हमारे पास है ओमेगा, ओमेगा का क्रॉस लगा दिया वी एस डैश के साथ। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये देगा आपको ओमेगा, ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें वेरियस पैरामीटर्स को डिस्कस करना है। तो जो पहला पैरामीटर है अपना लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो आपका एक्सेलेरेशन आ रहा है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर रहेगा ये वाला, दिस विल बी आल्सो एक्सेलेरेशन बट दिस विल बी इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस विल बी द एक्सेलेरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे आ जाइए। अब मैं उठा लेता हूँ एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो यहाँ पर देखिए डी आर बाई डी टी है, ये डी आर बाई डी टी और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो ये मुझे वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वी एस डैश दिस विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे लगा दिया मैंने डैश। क्लियर। आर डैश मत लिख देना क्योंकि आर की वैल्यू दोनों फ्रेम, आर जो है पोजीशन वेक्टर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम ही है। ठीक है, तो प्राइम लगेगा नीचे, नीचे लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो ये भी मेरा ओमेगा क्रॉस वी एस प्राइम है और ये भी ओमेगा क्रॉस वी एस प्राइम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्रॉस वी एस प्राइम। तो अब देखिए क्या रहता है हमारे पास, अब मैं इस फैक्टर को लिख लेता हूँ, ये वाला फैक्टर। तो ये फैक्टर है मेरे पास प्लस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। अब ये फैक्टर आ गया अपना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। ओके, एंड इट इज़ इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब देखिए ये हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गई। तो अब देखो क्लास, ये जो एक्सेलेरेशन आया है पहला दिस इज, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ए एस है दिस इज द एक्सेलेरेशन इन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज एस। और जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपना वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये अपना रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ए एस डैश इज द एक्सेलेरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आप बोल सकते हैं इसको इन नॉन इनर्शियल frame of reference. And from here you can see that the acceleration a this as this is not equal to acceleration in rotating frame of तो अब वेरियस पैरामीटर्स हैं जो उनके ऊपर जाते हैं। हमारे पास एक टर्म आई हुई है यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये टर्म आपको तभी अपीयर होगी अपने रिलेशन में व्हेन ओमेगा इज नॉन यूनिफॉर्म, जब आपका ओमेगा नॉन यूनिफॉर्म है एंड इट इज चेंजिंग विद टाइम।
ठीक है। अदरवाइज डी ओमेगा बाई डी टी दिस विल बी इक्वल टू 0 इन केस व्हेन ओमेगा इज यूनिफॉर्म। तो आपकी एक टर्म और यहाँ पे मिस हो जाएगी। अगर ये यूनिफॉर्म है आपका ओमेगा तो डी ओमेगा बाई डी टी 0 हो जाएगा। तो ये फैक्टर है जो लास्ट वाला, ये टर्म भी अपनी 0 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लिखूं तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस पार्ट को हटा देता हूँ और बाकी पार्ट एज इट इज़ रह जाएंगे अपने यहाँ पे। तो ये अपना रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन किसके लिए बना है, जब हमारा रोटेटिंग फ्रेम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो क्लास यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारा ये रिलेशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए अपना एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो वो है फोर्स। देखिए स्टार्ट में जाते हैं तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किए थे दो, एक एस और एक एस डैश। और सबसे पहले आपने फाइंड आउट किए पोजीशन वेक्टर। तो ये अपने पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है। और पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमने फिर कनेक्ट किया, हमने फाइंड आउट की एक ऑपरेटर इक्वेशन। ठीक है। ऑपरेटर इक्वेशन से हमने फिर वेलोसिटी का रिलेशन है उसको फाइंड आउट किया, हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया। और अब हम मास को भी इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और मास इंसर्ट करते ही हमारे पास आ जाएगा एक नई चीज़। तो अब ये लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट पार्ट में चल रहे हैं हम बिल्कुल। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टू obtain force you have to take product of mass scalar and acceleration a vector। ओके। तो अब अगर मुझे मान लो मेरे पास जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं एस एंड एस डैश। ठीक है। एस डैश अपना रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। तो जो पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर, मान लेते हैं पी पॉइंट के ऊपर एक मास है। ठीक है। और वो मास हमारा एम है। ठीक है। तो जो मास है एट प्रेजेंट वी आर टेकिंग इट नॉन रिलेटिविस्टिक। ओके। इट्स वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन टेक मास टू बी कांस्टेंट। अदरवाइज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप स्टडी करेंगे, मास जो है मास इज आल्सो फंक्शन ऑफ ए वेलोसिटी and relativistic mass is not equal to rest mass. There is difference and it is given by 1 minus v square by c square. So at present we are not to get confused with it, and we are basically discussing the non-relativistic case. So to find the force we need to multiply the general equation. हम जनरल इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी ये हमारी जनरल इक्वेशन है जिसमें ये वाला केस इम्पोर्टेंट है। और ये केस है कि जो रोटेटिंग फ्रेम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है। तो इसी को मैं एज इट इज उठा लेता हूँ। ठीक है। ये अपना एक्सेलरेशन है, कॉपी कर लिया इसको, जनरल केस है। ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस एक्सेलरेशन को हमें मास से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आवर इंटरेस्ट इज टू ऑब्टेन फोर्स। तो फोर्स ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई
बाई मास एम, मास एम से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास क्या जाएगा, मास इंटू ए एस डैश, दिस इज इक्वल टू मास इंटू ए एस माइनस, फिर आएगा अपने पास, तो यहाँ पर देखिए मास से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 2 मास ऑफ द पार्टिकल इंटू ओमेगा, ओमेगा क्रॉस velocity of the particle in the rotating frame of reference, and then we have minus mass, then omega cross r, okay, and in the last we have plus m d omega by dt क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये फोर्स आया है और एक ये फोर्स आया है और एक ये लास्ट वाली ब्रैकेट आई है। अगर मान लो ये वाली ब्रैकेट लास्ट वाली, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं हो, तो हमारे पास जो फोर्स है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एफ एस, दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमारे जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी एज इनिशियल फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्क करता, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर भी हमारे आए हुए हैं यहाँ पे और हम इनको छोड़ नहीं सकते, क्लियर। तो अब ये देखना है कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये क्या क्या हैं। ओके, सो वी हैव m and this factor is, let me copy it, ओके। तो ये भी हमारे फैक्टर्स आए हुए हैं, ओके। अभी ये फैक्टर क्या क्या हैं, ये जो सेकंड फैक्टर है राइट हैंड साइड में, ये है अपना कोरियोलिस फोर्स, और ये वाला जो फोर्स है अपना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये है जो अपना एस फ्रेम में जो अपना फोर्स है, ये है अपना एक्चुअल, ठीक है। और ये है हमारा इफेक्टिव, तो क्लास अभी जो हमारी लेक्चर की लेंथ है वो 1 आवर से ऊपर चल जाने को है, ठीक है। अभी यहीं पे एंड अप करते हैं। और ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये ड्रा किए, इनमें से डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में ये फैक्टर सीधे भी आते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड अप कर देते हैं। अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम ये जो टर्म्स हैं कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनको विद एग्जांपल और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक यू गेट ए लॉट इन दिस लेक्चर एंड स्टे विद मी for more informative lectures, and if you find weight, gravity in my lectures, if you find them informative, please share and subscribe. Thanks a lot for watching the lecture.